संविधान है, हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हम आपके साथ जब भी रूबरू होते हैं, जब भी आपके साथ बातचीत करने आते हैं, तो बातचीत का मकसद यह होता है कि सामान्य अदालतों के साथ साथ बल्कि समानांतर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से कई सारे ऐसे फोरम बने हैं जो जुडिशरी के ही पार्ट हैं। इस फोरम में आप टाइम फ्रेम के अंदर और बगैर कोई खर्चा किए आप न्याय पा सकते हैं। कई फोरम्स के बारे में पहले भी आपके साथ बातचीत होती रही है, आपको बताते रहे हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ वहां पहुंचना है और पहुंच करके अपना एप्लीकेशन लिखना है, उसी से आपकी बात आगे बढ़ने लगेगी और आपको टाइम फ्रेम के अंदर जो समय सीमा है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर आपका फैसला हो जाएगा। दरअसल हम लोगों को एक आदत बन गई है डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट, देखते, सुनते, पढ़ते, समझते कि अब भरोसा नहीं होता कि इस तरह के फोरम में भी कुछ काम हो सकते हैं। इस तरह के फोरम में काम हो रहे हैं और देश भर में, झारखंड में हजारों लाखों लोगों को फायदा हो रहा है। उसी में एक फोरम है लोक अदालत का। लोक अदालत क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रधान जिला न्यायाधीश पी.के. सिन्हा साहब हैं। स्वागत है आपका। एक तो हम लोग वो बात यह करें कि कितने फोरम ऐसे हैं जिन फोरम में अदालत का अंग होने के बावजूद अदालत की जो टीडियस प्रक्रिया है उसे नहीं गुजरना पड़ता है। उसी में लोक अदालत को सबमिट करके आप बताइए थोड़ा सा और कौन कौन फोरम है। स्टेट लीगल सर्विसेज एक्ट के अंतर्गत 2 ऐसे फोरम हैं जी। वो लोक अदालत है और परमानेंट लोक अदालत है। लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत में अंतर ये है कि लोक अदालत जो केसेज कोर्ट में चल रहे हैं, न्यायालय में चल रहे हैं, उसके लिए किया जाता है और परमानेंट लोक अदालत वो प्रतिदिन अलग चलती है, जिसमें ऐसे केस आते हैं जो पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित हैं, यानी बैंक, इंश्योरेंस, रोड, एयर, रेलवे, पोस्ट ऑफिस इत्यादि के जो मामले हैं, जिसमें कंपनसेशन अवार्ड करना है, चाहे लोन का भुगतान नहीं हुआ है, इस प्रकार के मामले जो हैं वो आपको परमानेंट लोक अदालत में आएंगे जी। इसमें और 2 अमेंडमेंट से एक एजुकेशन को भी लाया गया है, जोड़ा गया है, और एक रियल एस्टेट को। इन दोनों को जोड़ने के बाद परमानेंट लोक अदालत की जो सीमा है वो लगभग 1 करोड़ के कर दी गई है। 1 करोड़ तक के मामले आप परमानेंट लोक अदालत के समक्ष ला सकते हैं। परमानेंट लोक अदालत में एक चेयरमैन होते हैं जो रिटायर्ड जुडिशियल अफसर, डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के होते हैं, और 2 मेंबर होते हैं जो पब्लिक से आते हैं, जिनका इस पर गहन पकड़ हो। तो कुल 3 आदमी होते हैं परमानेंट लोक अदालत में। और इसकी प्रक्रिया जो है, कोई भी व्यक्ति एक आवेदन देगा और उस आवेदन के आधार पर परमानेंट लोक अदालत में सुनवाई होगी। परमानेंट लोक अदालत में आपको कोई कानूनी जो सीपीसी की प्रक्रिया है, चाहे एविडेंस की प्रक्रिया जो बहुत लंबी चलती है, वो प्रक्रिया यहाँ नहीं अपनाई जाती है। यहाँ पर परमानेंट लोक अदालत को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपनी प्रक्रिया किस प्रकार से केस को आगे बढ़ाना है वो निर्धारित करेगी, और वो सीपीसी या एविडेंस से उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये जरूरी है ये जानना कि जो परमानेंट लोक अदालत के जो भी आदेश होंगे वो दोनों पर बाध्यकारी होंगे, दोनों पक्षकारों पर, और इसकी कोई अपील नहीं हो सकती।
इसके लिए आपको जब आवेदन आप देंगे तो परमानेंट लोक अदालत द्वितीय पक्ष को समन करेगी, समन कर उन्हें बुलाएगी। वो जब उपस्थित हो जाएंगे तो उनको जवाब देने के लिए कहा जाएगा। जवाब जब दे लेंगे तो उसके बाद मीडिएशन की जो प्रक्रिया है या कॉन्सिलिएशन की जो प्रक्रिया है उसको ये अपनाती है, यानी दोनों पक्षों को बैठा कर समझाना और एक सुलह के बिंदु पर ले आना। लेकिन अगर दोनों पक्ष में सुलह नहीं हो पाया और परमानेंट लोक अदालत को ये लगता है कि इसमें कुछ बिंदु है जिस पर कि हम आगे बढ़ सकते हैं, तो वो उस बिंदु को तय कर निर्णय भी कर सकती है सिविल कोर्ट के ऐसा। और इसके डिक्री जो है सिविल कोर्ट की तरह मान्य है। इसलिए इसमें कोई भी अगर आदेश आता है तो उसका एक्सक्यूशन भी सिविल कोर्ट की तरह ही किया जाएगा। जो भी सक्षम न्यायालय होंगे उनके द्वारा इनके डिक्री को या अवार्ड जो होंगे उसका एक्सक्यूशन किया जा सकेगा। परमानेंट लोक अदालत में एक बात जानने की है कि आपको कोई फीस नहीं देना है, आप स्वयं आ सकते हैं, आपको एक पैसे के भी खर्च यहाँ नहीं है और त्वरित न्याय आपको मिल जाता है। आजकल परमानेंट लोक अदालत की बेंचें, मैं जब रामगढ़ में था तो ब्लॉक स्तर पर भी हमने कार्य किया था, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बैंक के संबंधित जो लोन के मामले थे उसको हमने निपटाया था। तो इस तरह से जो है कानून आपके द्वारा उसका भी अनुपालन इसमें किया जा रहा है, खासकर झारखंड में। इसमें दो चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे। एक तो आपने कहा कि पब्लिक इक्विटी, जिसमें दो डिपार्टमेंट और जोड़े गए हैं, जिसमें एजुकेशन भी आपने नाम लिया। तो एजुकेशन में आमतौर पर जिस बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटीज खुली हैं और डिग्रियां बांट रहे हैं, वो सब भांति भांति की डिग्री बांट रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं मनमाने ढंग से, वो चाहे नर्सिंग का मामला हो, चाहे वो मेडिकल का मामला हो, चाहे वो क्या इंजीनियरिंग का मामला हो। इस तरह की चीज़ों में जो हिडन है, जो बता नहीं रहे हैं, तो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित जो फीस है उससे ज़्यादा ले रहे हैं उस तरह के मामलों में, या फीस ले रहे हैं उसके हिसाब से वहाँ शिक्षण नहीं है, इस रूप में फीस ले रहे हैं वहाँ पर उस अनुरूप जो प्रैक्टिकल होना चाहिए, जैसे मेडिकल में या इंजीनियरिंग में इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल अगर ढंग से नहीं होता तो पढ़ाई का कोई मायने मतलब नहीं है। तो जो वो अपने प्रोस्पेक्टस में कह रहे हैं वो अगर वहाँ पर फुलफिल नहीं कर रहे हैं पढ़ाई से, इस तरह के मामलों में, एजुकेशन के मामले को अगर देखें तो लोग जा सकते हैं क्या परमानेंट लोक अदालत में? या दूसरा क्या होगा, जैसे कि स्कूलों का मनमाना फीस है, जो मन करता है जब मन करता है बढ़ाते हैं, जब मन करता है वो करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस का भी वही हाल है, जितना मन कर बढ़ा देते हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो लोग कर्ज लेकर के बैंक से लोन लेकर कर रहे हैं उनको तो बहुत दिक्कत हो जाती है कि बीच में फीस बढ़ गया तो बैंक लोन बढ़ाने के लिए तैयार तो नहीं है। आ सकते हैं, ऐसे मामले आ सकते हैं। तो उसमें फिर है कि परमानेंट लोक अदालत जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सम्मन करेगी तो उन्हें बुलाएगी, उनसे पूछताछ करेगी, दोनों को मिलाकर उनके जो प्रोस्पेक्टस हैं या जो भी बैलाउज हैं उसके आधार पर उसका निर्धारण करेगी। दूसरे ये कि ये इस तरह के जो मामले आते हैं, इस तरह के मामलों में जो सम्मन होता है उस सम्मन को दूसरा पार्टी कितना कंपेल्ड है, बाध्यकारी है कि वो सम्मन का अनुपालन करे ही करे, बुलाने पर वो आए। जैसे कि मध्यस्थता में है कि आप फोन कर रहे हैं, उसकी मर्जी मन करे तो नहीं आया, वॉलंटरी है। तो इसमें परमानेंट लोक अदालत में या लोक अदालत में क्या है? परमानेंट लोक अदालत में भी सम्मन जो भेजा जाएगा वो बाध्यकारी है कि आप उपस्थित हों। लेकिन अगर उपस्थित नहीं होता है तो परमानेंट लोक अदालत एक पक्षीय आदेश नहीं कर सकती। वहाँ पर अगर एक ही पक्ष आया है तो केस की सुनवाई संभव नहीं। दूसरे पार्टी इस पर कंप्लेन हुआ है, वो लगातार अवॉइड कर रहा है कि हम नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं जाएंगे तो उसको बुलाने, जैसे कोर्ट के पास बुलाने के लिए अधिकार है कि वो पुलिस को भेजेगी, वारंट जारी करेगी, इस तरह की चीजें होंगी। तो यहाँ कोई कंपल्सन है क्या जिसमें? नहीं, परमानेंट लोक अदालत वारंट की सहायता नहीं ले सकती। वो मैंने यहाँ भी वॉलंटरी है कि दोनों पार्टी अगर वॉलंटियर करते हैं अपने को तो जी हाँ, यहाँ भी दोनों पक्ष की सहमति जरूरी है। बिना दोनों पक्ष की सहमति के परमानेंट लोक अदालत आगे नहीं बढ़ सकती, कार्रवाई नहीं कर सकती। सहमति तो है उसमें, ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो पार्टी आ ही नहीं रहा। हमने किसी ए ने कंप्लेन किया कि हमारा कंप्लेन ये है, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, जो इन्होंने प्रोस्पेक्टस दिखाया
जो इन्होंने वादे किए उन वादों के अगेंस्ट ये हमको वो सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। यूटिलिटी सर्विस का मतलब यही हुआ। जी, अब जी। नगर निगम है, नगर निगम को पानी देना है, हमको पानी देना, जी, जी। पीने योग्य पानी देना है। जी नगर निगम को सड़क प्रोवाइड करना है, गलियां नालों को देखना है, नगर निगम नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम जाएंगे और नगर निगम से कोई आए ही नहीं, हाँ माने अटेंड ही नहीं करे। हाँ, अगर नहीं अटेंड करते हैं तो परमानेंट लोक अदालत या लोक अदालत को ये एक पक्षीय आदेश करने की का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। नहीं तो ऐसी परिस्थिति में आप माने फिर न्यायालय का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ये जो इस तरह के लोक अदालतों में है जो ये कंप्लेनेंट आते हैं, उनका अनुपात कुछ है क्या कि संख्या बढ़ रही है, घट रही है, या लोग जानते ही नहीं है कि यहाँ भी एक फोरम है? जैसे जिस फोरम के बारे में आपने बताया उस फोरम में वो क्या नाम है, अगर बुलाना बाध्यकारी नहीं है, वो नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को लगता है कि बेहतर कि अदालत में जाए, अदालत से मामला सेटल होकर के आएगा या ऑर्डर होकर के आएगा तो जो राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगा या इस तरह के लोक अदालत लेंगे उसमें हम जाएंगे अपना करेंगे, तो वहाँ तो कंपल्सन होगा कि आपको आना पड़ेगा। हाँ, न्यायालय में तो कंपल्सन है, लेकिन यहाँ वो कंपल्सन नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो देखा है वो बैंक के मामले में खासकर, जो अभी झारखंड में ज़्यादातर बैंक ही इसका लाभ ले रही है। बैंक और इंश्योरेंस वाले कुछ हद तक, इंश्योरेंस कुछ हद तक है, लेकिन सबसे अधिक लाभ बैंक का है और बैंक के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। बैंक में किस तरह के, बैंक ने लोक अदालत को कंप्लेन किया या लोक अदालत में जो लोनी है वो आया कंप्लेन करने की, किस तरह का मामला? दोनों आते हैं। और कंप्लेंट आमतौर पर कौन बनता है? बैंक बनता है? ज्यादातर बैंक आती है। हाँ। जब आपका लोन एनपीए हो जाता है हाँ। तो वो लोग उन लोगों पर कंपल्सन है कि वो किस्त फाइल करे। तो यहाँ तक कि सिंपल अगर वो मनी सूट फाइल करेगा तो बैंक को कोर्ट फी देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक पैसा आपको नहीं देना है। यहाँ आप एक सिंपल आवेदन देंगे, न्यायालय परमानेंट लोक अदालत के द्वारा नोटिस जारी होगा, प्रायः लोग आ जाते हैं बैंक के, लोनी आ जाता है, लोनी आ जाते हैं। अब उनको आपस में बैठाकर किस तरह से पेमेंट करना है, क्या करना है, वो बातचीत में सुलह कर लिया जाता है। आपके जो अपने अनुभव रहे हैं इस तरह के मामलों में, वो तो आप बताइए कि लोनी या बैंकर्स, इस दोनों में कौन सबसे ज्यादा जिद पर अड़ा होता है कि नहीं हमारे साथ ऐसा हो गया इसलिए हम नहीं देंगे? अब जैसे कि बहुत सारे ऋण माफ हो जाते हैं आने वाले दिनों में, वो इसी उम्मीद में या किसी ने भरोसा दिलाया हो सकता है, बैंकर ने भरोसा दिलाया है, उसके एजेंट ने भरोसा दिलाया है, या जो दलाल घूमते हैं उसने भरोसा दिलाया हो, अरे ले लो ना भाई माफ हो जाएगा, या प्राकृतिक आपदा हुई, ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से वो लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाया, जो किस्त है वो नहीं चुका पाया, तो किस तरह के लोग इस तरह में हमने देखा है। जो कृषि लोन होते हैं, तो कृषि लोन में कभी कभी सरकार की हम 2 लाख के लोन हम माफ कर देंगे। अब लोग उस स्थिति में बैठे रहते हैं कि 2 लाख तो माफ हो गया, पूरा उसकी अधिसूचना होने और इसमें विलम्ब होती है। फिर 2 लाख में कौन कौन से लोग, कौन किस इनकम वाले कैटेगरी वाले लोग आएंगे, इसकी भी उनको जानकारी नहीं होती है। तो फिर वैसी स्थिति में हम लोग अगर कोई कृषि लोन से संबंधित है तो बैंक से ही मांगते हैं कि आप ये बताएं कि क्या ये माने उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उसके आधार पर उनको सप्लाई किया जाता है, उनको बताया जाता है कि देखिए आप इसमें नहीं आ रहे हैं, या आ रहे हैं तो माफ़ हो जाएगा, नहीं आ रहे हैं तो फिर आपस में बात कर आप कर लें। नहीं, वो तो इस उम्मीद में रह गया कि हमारा सुखाड़ हो गया, बाढ़ आ गई, ये हो गया तो लोन माफ हो जाएगा। सरकारें करती रही हैं, इलेक्शन का समय आ रहा है सरकार जो माफ कर दी, इस बीच उसका किस्त और उसका सूद लगातार बढ़ता जा रहा है, वो चक्रवृद्धि ब्याज उस पर लगता जा रहा है और नहीं माफ हुआ उसका, तो वो दे सकने की हैसियत नहीं, पे करने की हैसियत में नहीं है। वैसी स्थिति में बैंक से बात की जाती है और कुछ अगर वो कम बेसी करते हैं तो ठीक है, और जो भी उसको देना है उसको किस्त में बांट दिया जाएगा। पेमेंट तो करना पड़ेगा। आमतौर पर मूलधन या मूलधन पर जो ब्याज आया वो दोनों मिला करके क्या होता है इस तरह के मामलों में, जहाँ की सचमुच में लोनी जो है मुसीबत में था, इस वजह से नहीं चुका पाया। कभी कभी वेव होता है, अगर वो वैसी स्थिति रहती है तो बैंक भी कंसीडर करती है कि ठीक है हमारे पावर में नहीं, या रीजनल मैनेजर में के यहाँ स्तर पर हो सकती है, तो उसको फॉरवर्ड किया जाता है और वहाँ जाकर बात होती है, फिर जो वहाँ से रिजल्ट आता है वो यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। बैंक भी अब 2 तरह के हो गए हैं, एक बैंक सरकारी बैंक है, दूसरे एक निजी बैंक आ गए हैं। तो निजी बैंक बगैर बताए, कई इस तरह के केसेज आ रहे हैं कि बगैर बताए उसकी गाड़ी खींच के लेके चले जाते हैं, किस्त अगर वो नहीं चुका पाया खींच के लेके चले जाते हैं, मारपीट करते हैं, घर में जाकर गाली गलौज करते हैं,
तो वैसी स्थिति में जो लोनी है, अगर ऐसा उसके साथ होता है कि गाड़ी खींच करके कोई लेके चला गया, ये भी नहीं पता होता खींच के कौन ले गया, सिर्फ ये कहता है कि तुमने पैसा नहीं चुकाया, हम खींच के ले जाते हैं। गाड़ी ले जाने का कोई रसीद नहीं देते हैं कि हम तुम्हारी गाड़ी ले जा रहे हैं। जी। गाड़ी जब देते हैं तो गाड़ी का कागज नहीं देते हैं, लोन तो दे दिया, गाड़ी का कागज नहीं देते हैं। उसके पास कुछ होता ही नहीं दिखाने के लिए गाड़ी हमने वो किया था, सिर्फ उसके नाम पर लोन चढ़ा हुआ, जो ये क्या नाम है, गारंटी में चेक जो दिए हुए हैं वो गारंटी का चेक है जो उसके खिलाफ ही जाता है। इस तरह के मामलों में कैसे सेटल होता है? क्योंकि ऐसे तो सभी आम नागरिक को ये जानना चाहिए कि बैंक अगर लोन दी है और आप उसका किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, और तो वो आपका वाहन ऐसे खींच नहीं सकती। पहला ये कि खींच नहीं सकती, खींच नहीं सकती। तो उसके पहले थोड़ा सा आपकी अनुमति से हम जोड़ना चाहेंगे, अगर ये सही हो तो, चूंकि आप जज रहे हैं, कानून के जानकार हैं, वो ये कि लोन अगर आपने लिया है तो आपकी ड्यूटी भी बनती है कि अगर किस्त नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंक को खबर कर दें कि कुछ मुसीबत में हम इसलिए इस किस्त को नहीं चुका पा रहे हैं, तब शायद बैंक कंसीडर कर सकती है। बैंक एक किस्त नहीं चुकाने पर शायद इस तरह की कार्रवाई नहीं करती प्राइवेट बैंक है। करने लगे हैं, प्राइवेट बैंक में कई केसेज आ रहे हैं जिसमें कि पहला ही किस्त चुकाने नहीं हाँ, फेल किया। प्राइवेट बैंक इस प्रकार सरकारी बैंक करते में नहीं हैं। होता, सरकारी बैंक में नहीं होता है, वो तो गाड़ी खींच के ले जाते हैं, गाड़ी खींचने की कोई हाँ, रसीद जी नहीं देते जी हैं। जी हाँ, हाँ। हाँ। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की कार्रवाई हो तो आप आ सकते हैं परमानेंट लोक अदालत में। बैंक को बुलाया जाएगा, बैंक आएगी, उनसे बातचीत होगी, फिर वही मध्यस्थता की ओर बढ़ेगी बात। नहीं, उसमें जो हमने महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया था वो कि उसके पास कोई पेपर ही नहीं होता है गाड़ी का, और बैंक वाले जब गाड़ी लेके जाते हैं तो ओन नहीं करते हैं कि हम गाड़ी ले गए हैं। कई मामले इस तरह के आए हैं कि हम गाड़ी खींच के ले गए, ओन नहीं करते हैं। नतीजा ये होता है कि कोई पेपर नहीं शो कर सके कि खींचा है, खींच के ले गया है। वो अपना ये देगा। कौन लोग आज था, अपने हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई गाड़ी खींचने लेकर के आता है तो उससे आप कागज जरूर मांगिए। ठीक है भाई, गाड़ी ले जाओ, लेकिन हमको भी रसीद तो दो कि तुम कौन हो, क्या हो, नहीं हो, ताकि हम गाड़ी छुड़ाने आए या जो लोन है उसको चुकता करने आए। अगर नहीं है, आप कंप्लेन करेंगे तो जब उस आधार पर हम नोटिस करेंगे बैंक को। अब बैंक से इनका जो कंप्लेन है उस पर उनका जवाब मांगेंगे। अगर डॉक्यूमेंट नहीं दिया है वास्तव में तो उनको हम डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए बोलेंगे। तो इसमें दो चीज हो सकता है कि एक तो ये कि जो लोनी है उसके साथ अगर ऐसा हादसा होता है तो सेम डे या विद इन ए वीक वो जाकर के लोक अदालत को ये खबर करे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ, कर सकता है। पहला तो ये, या एफआईआर करे, जो सबसे आसान है कि कुछ लोग आए थे जो अननोन थे, वो हमारी गाड़ी खींच के ले गए और हमको कोई सूचना नहीं दी। एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन एफआईआर हो जाने के बाद फिर आप परमानेंट अदालत लोक अदालत में नहीं आ हम सकते कहेंगे हैं। दोनों स्थिति में, दोनों में से कोई एक तो करना ही चाहिए, हाँ, ताकि उसके पास जी, कोई जी। ये है ना। एकदम उन्हें या तो एफआईआर करना चाहिए या परमानेंट लोक अदालत के शरण में आना चाहिए। वो ये परमानेंट लोक अदालत में ये है कि उनको कोई खर्च नहीं है, किसी प्रकार का खर्च नहीं है, और चूंकि बैंक एक संस्था है इसलिए ये भी नहीं है कि वो सम्मान आपका डिनाई करेगा, इसलिए वो आएगा ही, आना ही होगा उनको। मैं रामगढ़ में था तो किसी के द्वारा ज़्यादा पेमेंट हो गया था रांची का, वो रहने वाला वहाँ था, तो मैं भी हतप्रभ था कि हमने सम्मन भेजा। जिस दिन वो उसको अपीयर करने का मैंने दिया था, वो अपना कैलकुलेट करके और पूरा अमाउंट जो था वो चेक लेकर के पहुंचे थे। यानी वेरी फर्स्ट हियरिंग में वो केस उनका डिस्पोजल हो गया था। तो इस तरह की भी होती है। दूसरे जीवन से संबंधित कुछ और मामले, जैसे पीएचईडी, जो पानी की जिम्मा है कि हमको क्वालिटी वाटर दे, एक वो है। और आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं कि पीएचईडी या नगर निगम या नगर निकाय या पंचायती संस्थाएं जो हैं वो अगर पानी सप्लाई कर रही हैं उसका जिम्मा लेती हैं और वो गंदा पानी देती हैं, हमको पे नहीं उपलब्ध कराती हैं, तो हमको कंप्लेन करना चाहिए। इस तरह के लोग भी लोक अदालत का सहारा ले सकते हैं। हाँ, एकदम ले सकते हैं। वो पब्लिक यूटिलिटी में आएगी। अगर वो गंदा पानी आप है, हमसे ये तो लेते हैं, होल्डिंग टैक्स में पैसा तो हाँ लेते हैं हाँ, उसका। जी जी, एकदम आएगा। और आप आवेदन दें परमानेंट लोक अदालत में, उनको बुलाया जाएगा, उनसे जो भी पानी का है उसका क्या टेस्ट कराकर उनसे रिपोर्ट मांगा जाएगा। जो कार्रवाई है वो की जाएगी और उसको पहले तो सुलझाने क्योंकि वो भी संस्था है इसलिए वो भी एंटरटेन करेंगे लोग। जी, जी, नहीं एंटरटेन जी। करने का कोई गुंजाइश नहीं है संस्था होने के नाते। वो उनको एंटरटेन करना ही होगा। और वो आएंगे ही, और जो भी प्रक्रिया है उसको अपना कर, या तो अगर सुलह में वो बात हो गया कि हाँ ठीक है हम इतने दिन में सुधार कर लेंगे, सुधार का रिपोर्ट अगर वो सबमिट कर दिए, दोनों व्यक्ति मान गए, तो केस का डिस्पोजल हो जाएगा। नहीं तो फिर
परमानेंट लोक अदालत चाहेगी तो उस पर निर्णय ले सकती है। एक अंतिम सवाल वो ये है कि स्टूडेंट्स लोन जो ले रहे हैं, एजुकेशन लोन जो ले रहे हैं, उस मामले में अगर कोई फॉल्ट हो रहा है तो गार्जियन या स्टूडेंट तो सहारा ले सकते हैं लोक अदालत का? हाँ, एजुकेशनल लोन के मामले बहुत आते हैं हम लोगों के यहाँ। कभी कभी लोग बोलते हैं कि सर हमको नौकरी नहीं मिला, हम नहीं दे सकते हैं, मुझे माफ कर दिया जाए। तो वो तो बैंक की जो पॉलिसी है उसी पर हम लोग काम माफ करेंगे। करने का हम कह रहे हैं कि उसको अगर कोई इस तरह का कंप्लेन है, एक तो माफ करने वाला हुआ, वो तो बात की चीज है कि वो नौकरी लगने के बाद पे करना था, तो पिता उसके जो है गारंटर बने, अब गारंटर जो है परेशान हो रहा है। वैसी स्थितियों में वो परेशान नहीं हो, उसको नौकरी लगे उस समय तक आप वेट करिए, ये हो सकता है क्या? देखिए, परमानेंट लोक अदालत भी कानून से बाहर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कानून में ही रहेगा, कानून में ही के ही अंतर्गत आएगा। लेकिन कानून को कुछ लिबरलाइज करने के लिए दोनों पक्ष जब बैठेंगे तब तब भी उसमें बात से हो कुछ सकता सेटल है, हो सकता है। कुछ सेटल हो सकता है। ठीक है, आपको हम ये माफ कर देते हैं, वो माफ कर देते हैं, उसके आधार पर उसका निर्धारण। आज तो कानून की बात में बस इतना ही, लेकिन गुजारिश आपसे यह है कि हम आपके साथ जो भी बातचीत लेकर के आते हैं एक्सपर्ट्स के साथ, उनकी बात जो सुन रहे हैं उसको गुनिए भी और उसका फायदा उठाइए। जो विधिक सेवा प्राधिकार ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, सरकार ने आपको सुविधाएं दे रखी हैं, उन सुविधाओं का फायदा उठाइए। अगली बार मिलते किसी और मुद्दे पर चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।